बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर आसिफ अवान। स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी चैप्टर के अंदर अभी तक आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी मिल गई है कि जब भी एक ह्यूमन बॉडी पे कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस अटैक करेगा, कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटिस्ट अटैक करेगा, सो व्हाट वुड हैपन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होगा। और अगर कोई भी पैथोजन जो है, कोई एंटीजन या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर जाता है, तब उसका सामना होता है विद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो मेजॉरिटी ऑफ एंटीजेंस और हार्मफुल सब्सटेंसेस को डैमेज कर देता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन कुछ ऐसे एंटीजेंस हैं जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर जाते हैं, तब उनका सामना किससे होता है? विद द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये बाकी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और इट इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। सो इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस को आज हम क्लियर करेंगे। सो मूव करते हैं टू द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या है कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास वो डिफेंस रिस्पॉन्स है जो कि होगा किन के खिलाफ? अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजेंस या स्पेसिफिक इन्फेक्शंस। जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में पढ़ा कि वो जो डिफेंसेस हैं वो जनरल एंटीजेंस के खिलाफ होते हैं, वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जबकि जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। और पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्चुअली क्या है? ये आपके पास गोरिल्ला वॉर है, और जो गोरिल्लास होते हैं आर्मी के अंदर वो बहुत स्पेसिफिक टारगेटेड ऑपरेशंस पे जाते हैं। तो इसी तरह जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये भी टारगेटेड होता है अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन और अ स्पेसिफिक इन्फेक्शन। और ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इट इज वेरी मच पावरफुल, बहुत ताकतवर है। और ये ताकत हमें क्या देती है? ये एक्चुअली इन्फेक्शंस का मुकाबला करने की सलाहियत देती है, ताकि इन्फेक्शंस को हमारी बॉडी रेजिस्ट कर सके, उनका जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको रोका जा सके, या उसको हम कह सकते हैं डैमेज किया जा सके। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये एक्चुअली दो तरीकों से प्रोवाइड होता है। वन इज कॉल्ड एज व्हाट? वन इज कॉल्ड एज द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है ये एक्चुअली वो रिस्पॉन्स है जिसमें हमारे पास टी सेल्स आते हैं, जिनको हम टी लिम्फोसाइट्स भी बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में जो टी सेल्स हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, इनकी हेल्प करने के लिए कौन होता है? मैक्रोफेजेस होती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइन्स होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो साइटोकाइन्स हैं, साइटोकाइन्स एक्चुअली हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं जिनको इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 2 प्रोटीन्स कहा जाता है। सो जो साइटोकाइन्स हैं ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं, और ये साइटोकाइन्स जो हैं इसकी एग्जांपल में आपको याद रखना है इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 2। सो जो साइटोकाइन्स हैं, जो मैक्रोफेजेस हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो टी सेल है, ये तीनों मिलकर किसी भी एक स्पेसिफिक एंटीजन को, किसी भी एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंजाई को टारगेट करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक वायरस को भी टारगेट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी को डिफेंस मिल सके। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें जो दूसरा टाइप है दैट इज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। और जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है ये एक्चुअली इसमें कौन फंक्शन अदा करते हैं या किन का किरदार बहुत ज्यादा होता है? सो इसमें एक्चुअली हमारे पास कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और वो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं उनको आप क्या बोलते हो? दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एंटीबॉडीज। नाउ स्टूडेंट्स, एंटीबॉडीज हमारे पास वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंटीजेंस के साथ बाइंड करती हैं, और जैसे ही ये एंटीजन के साथ बाइंड करती हैं तो उसकी वजह से डिफरेंट मैकेनिज्म्स के जरिए एंटीजन को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, जो कि हम एंटीबॉडी के टॉपिक में पढ़ेंगे। बट जनरली यहां पे आपको याद रखना है कि ये जो एंटीबॉडीज है ये एंटीजन के साथ बाइंड करने के बाद उसको बर्स्ट कर देती हैं, उसको तोड़ देती हैं,
या ये जो एंटीबॉडीज हैं ये और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स को अट्रैक्ट करती हैं और उन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन्स की वजह से जो मैक्रोफेजेस हैं उनको एक रास्ता मिलता है और वो किसी भी एक वायरस इन्फेक्टेड सेल या बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल तक पहुंचते हैं और वहां पर एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। साथ में डियर स्टूडेंट्स जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है इसमें जो एंटीबॉडीज है उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो प्रोटीन्स हैं वो भी हेल्प करती हैं। साथ में माइक्रोबियल पेप्टाइड्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एज एंटीजन आते हैं लाइक बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, उनकी बॉडी में मौजूद जो प्रोटीन्स हैं वो भी एक्चुअली हेल्प करती हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को पैदा करने के लिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स उसके साथ साथ जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, दैट इज एक्चुअली द बी सेल्स जिनको हम बी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों तरीकों में आपको एक्चुअली दो बड़े डिफरेंसेस मिल रहे हैं। क्या है कि जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व कौन है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है टी लिम्फोसाइट्स, जबकि ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है बी लिम्फोसाइट्स। सो डियर स्टूडेंट्स ये डिफरेंस आपको याद रखना है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस दो तरीकों से प्रोवाइड होता है, सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल। सेल मीडिएटेड में टी लिम्फोसाइट्स आएंगी और ह्यूमोरल में आपके पास बी लिम्फोसाइट्स मौजूद होंगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स टी लिम्फोसाइट्स क्या है, बी लिम्फोसाइट्स क्या है, इनकी डिटेल के लिए हम आगे जाएंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये जो दोनों के दोनों टाइप्स हैं आपके पास, एक्चुअली इन दोनों टाइप्स में एक कॉमन चीज भी इन्वॉल्व होती है और वो कॉमन फैक्टर आपके पास कौन है, वो कॉमन फैक्टर है आपके पास मोनोसाइट्स। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के टॉपिक में हम पढ़ चुके थे कि मोनोसाइट्स एक्चुअली इमेच्योर सेल्स होते हैं जो कि बोन मैरो में बनते हैं और ये मोनोसाइट्स आगे जाके डेवलप होते हैं इनटू द मैक्रोफेजेस। डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि इम्यून सिस्टम में मैक्रोफेजेस एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं और इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि आगे जाके हम रिपीट करेंगे और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इसको हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में याद रखना है कि ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड में जो कॉमन आपके पास सेल इन्वॉल्व होता है वो कॉमन सेल एक्चुअली कौन है, दैट इज द मोनोसाइट। और ये मोनोसाइट एक्चुअली डेवलप होता है इनटू द मैक्रोफेजेस। और ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, ये मैक्रोफेजेस एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इन द एक्टिवेशन, इन व्हाट, इन द एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स। कि जो मैक्रोफेजेस हैं ये एक्चुअली किसी भी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे और उस एंटीजन को अपनी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस करेंगे, जिसकी वजह से टी सेल से मुराद सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा और इन मैक्रोफेजेस की वजह से बी सेल से मुराद ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट होगा। सो एज ए एमसीक्यू आपको याद ही रखना है कि जो मैक्रोफेजेस है वो एक्चुअली सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, या यही स्टेटमेंट आपके पास ऐसे आ सकती है कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो टी सेल्स और बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स जो मैक्रोफेजेस हैं ये कैसे टी सेल्स और बी सेल्स या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स या ह्यूमोरल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, सो उसके लिए हम जाते हैं टू द सेकंड पार्ट ऑफ द बोर्ड, जिसमें जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड में हमने ये पढ़ा कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, वो कैसे कितने तरीकों से मिलती है, दो तरीकों से, और जो सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल है ये एक्चुअली दो तरीके हैं या दो टाइप्स हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की, और इनको एक्टिवेट करने में कौन हेल्प करते हैं, इनको एक्टिवेट करने में मोनोसाइट्स इन्वॉल्व होती हैं और मोनोसाइट्स आगे जाके मैक्रोफेजेस में डेवलप होते हैं। सो ये कैसे एक्टिवेट करते हैं उसकी डिटेल पे जाते हैं। दैट जो मोनोसाइट्स हैं, रोल ऑफ मोनोसाइट्स इन एक्टिवेशन ऑफ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस डिस्कस हो रहा है। सो इसकी डिटेल में आपको याद ये रखना है
कि जो मोनोसाइट्स हैं दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन व्हाट, इन द लिम्फॉइड टिश्यूज। नाउडेज स्टूडेंट्स, जो लिम्फॉइड टिश्यूज हैं ये एक्चुअली वो टिश्यूज हैं जो कि बोन मैरो कहलाती हैं, या हम कह सकते हैं थाइमस कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ईयर के सर्कुलेशन के चैप्टर में आपने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था, सो उस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपने ये पढ़ा कि एक्चुअली लिम्फ होता है, और लिम्फ एक्चुअली प्लाज्मा की तरह होता है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। सो वो जो लिम्फ है वो डिफरेंट टिश्यूज में जाता है जिनको लिम्फॉइड टिश्यूज कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो मोनोसाइट्स हैं इनकी प्रोडक्शन कहां पे होती है? इनकी प्रोडक्शन होती है इन दी बोन मैरो एंड इन दी थाइमस। नाउ बोन मैरो के बारे में आप पढ़ चुके हैं, बट यहां पे दोबारा से उसको डिस्कस करते हैं कि बोन मैरो एक्चुअली आपके पास एक स्पॉन्जी टिश्यू है जो कि बोन्स के अंदर पाया जाता है। जैसे हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर गूदा होता है जिसको पश्तो में नले भी बोलते हैं, वो एक्चुअली आपके पास बोन मैरो है। सो वो जो बोन मैरो है जो कि बोन्स की इनसाइड में मौजूद है, वहां पर मोनोसाइट्स की डेवलपमेंट होती है और प्रोडक्शन होती है। साथ में जो दूसरा लिम्फॉइड टिश्यू है जहां पे मोनोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज द थाइमस। नाउ स्टूडेंट्स, थाइमस एक्चुअली एक ग्लैंड है, या हम कह सकते हैं कि थाइमस आपके पास एक ऑर्गन है जो कि स्टर्नम की बैक साइड पे पाई जाती है। नाउ स्टर्नम क्या है? जो हमारी छाती है, सो जो ये चेस्ट है, इसमें जो ये बीच वाली बोन है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द स्टर्नम। इस स्टर्नम के पीछे ये ऑर्गन या ये ग्लैंड पाया जाता है जिसको थाइमस बोलते हैं। बट ये स्टूडेंट्स, उसके साथ याद रखना है कि जो थाइमस है एक्चुअली इसका कलर क्या है? इट इज एक्चुअली पिंकिश ग्रे इन कलर, और ये थाइमस जो है ये बनता है पैदाइश के वक्त। पैदाइश से पहले हम बोल सकते हैं इन दी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब बच्चा मां की बॉडी में होता है जिसको फीटस बोलते हैं, सो उस फीटस में थाइमस की प्रोडक्शन होती है, थाइमस की फॉर्मेशन होती है। नाउ डिस्टेंस, ये जो थाइमस है बिफोर द बर्थ, पैदाइश होने से पहले बच्चे के अंदर ये टी सेल्स जो है, मोनोसाइट्स जो है, ये बनते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की इम्यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती जाती है, और जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है, सो ये जो थाइमस है ये मजीद साइज में इंक्रीज करता है, ग्रो करता है, जिसकी वजह से बच्चे को इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मिलती है। और जूं जूं एज बढ़ती जाती है, जूं जूं एज बढ़ती जाती है, सो जो थाइमस है वो एक्चुअली श्रिंक होना शुरू हो जाता है, वो सुकड़ना शुरू हो जाता है, और एट द एंड आखिर में सिर्फ हमारे पास एक चर्बी का एक हिस्सा सा बन जाता है, फैट्स में ही चेंज हो जाता है। सो इसका मतलब बच्चों में ये बहुत डेवलप होता है, जबकि एडल्ट्स में ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता। सो हम कह सकते हैं that thymus is actually a gland and organ which is found behind the sternum between the lungs, and it is pinkish or gray in color, and it is found before the birth, and it develops in the childhood, and it starts shrinkage with the increasing age। जो जो एज बढ़ती जाती है, सो ये थाइमस जो है ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है, मतलब खत्म होना शुरू हो जाता है, और एट द एंड ये फैट्स में चेंज होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो मोनोसाइट्स हैं इनकी डेवलपमेंट होती है इन द लिम्फॉइड टिश्यू, और लिम्फॉइड टिश्यूज आपके पास कौन है? बोन मैरो एंड द थाइमस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो मोनोसाइट्स हैं ये ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, थ्रू आउट द ब्लड ये मूव करते जाते हैं, हमारे डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वहां पे लिम्फ जब मूव करेगा इन द टिश्यूज, सो ये मोनोसाइट्स टिश्यूज के अंदर जाती हैं, और ये मोनोसाइट्स टिश्यूज के अंदर जितने भी एंटीजेंस होते हैं उनको खत्म करता है। जैसे आप लोगों ने सुना था कि जो लिम्फ है वो एक्चुअली टिश्यूज को बाथ देता है, बाथ का मतलब नहलाता है, सो उसको जरासीम से पाक करता है टिश्यूज के अंदर। और इनकी जो एज है वो तकरीबन 10 to 20 आवर्स होती है। जो मोनोसाइट्स हैं ये 10 से 20 घंटे इनकी एज होती है, और ये कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते जाते हैं, और इनकी तादाद मिलियंस में होती है, बहुत ज्यादा होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मोनोसाइट्स हैं ये एक्चुअली विद द टाइम डेवलप होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं इनटू व्हाट, इनटू द मैक्रोफेजेस, इनटू व्हाट, इनटू द मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस के बारे में आपको पता है दैट मैक्रो मींस लार्ज एंड फेज मींस ईटिंग।
सो मैक्रोफेजेस आर द लार्ज ईटिंग सेल्स जो कि 3 डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं. सो जो मैक्रोफेजेस हैं, व्हाट दे डू, दे आर इन्वॉल्व्ड इन phagocytosis which is the eating of the cell. They are also involved in what? In displaying the antigens. पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जब मैक्रोफेज किसी एंटीजन को इनगल्फ करता है, उसकी डिस्ट्रक्शन करता है, सो एंटीजेंस के कुछ जो पार्ट्स हैं उनको अपनी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस करता है ताकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन्स को पता चल सके और वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मजीद आपके पास एक्टिवेट हो सके. साथ में डियर स्टूडेंट्स, जो मैक्रोफेजेस हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी बनाती हैं और उनको ब्लड में सिक्रीट करती हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, मैक्रोफेजेस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो टी सेल्स हैं और बी सेल्स हैं जिनको लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है, उनकी ये हेल्प करती हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हेल्प कैसे करती हैं? एक्चुअली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको थर्ड पार्ट ऑफ द बोर्ड में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी डिस्कशन पे जाने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली टी सेल्स क्या है या टी लिम्फोसाइट्स क्या है. सो डियर स्टूडेंट्स, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये एक्चुअली हमारे पास वो लिम्फोसाइट्स हैं. लिम्फोसाइट्स, साइट का मतलब सेल, लिम्फ का मतलब व्हाइट फ्लूइड. सो ये वो सेल्स हैं जो कि लिम्फ में पाए जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जो टी सेल्स हैं इनकी ओरिजिनेशन, इनकी जो बर्थ है वो कहां पर होती है? बोन मैरो में. और बोन मैरो के किन सेल्स में होती है? इन दी स्टेम सेल्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे स्टेम सेल्स क्या है? एक्चुअली आपने सुना होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो एज है वो 120 डेज है. इसी तरह जो मोनोसाइट्स हैं इनकी एज है 10 to 20 आवर्स. उसके बाद मोनोसाइट्स मर जाते हैं. सो दोबारा से नए मोनोसाइट्स की प्रोडक्शन कहां से होती है? फ्रॉम दी स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स एक्चुअली वो सेल्स होते हैं जो कि डेवलप हो सकते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी सेल्स. फॉर एग्जाम्पल हम एम्ब्रियो की बात करें, सो जो एम्ब्रियो है उसमें एक्चुअली क्या होता है? एक लेयर ऑफ सेल्स होती हैं. जो एम्ब्रियो है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं ना. कुछ सेल्स आईज बनाते हैं, कुछ स्किन बनाते हैं, कुछ लंग्स बनाते हैं, कुछ बोन्स बनाते हैं, कुछ मसल्स बनाते हैं. सो एक्चुअली एम्ब्रियो के सेल्स क्या हुए? स्टेम सेल्स हुए. सो स्टेम सेल्स एक्चुअली वो सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में डेवलप हो सकते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स याद ये रखना है कि हर स्टेम सेल जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं हो सकता. कुछ स्टेम सेल्स लिमिटेड ऑर्गन्स में डेवलप होते हैं, कुछ स्टेम सेल्स फुल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. सो यहां पर जो स्टेम सेल्स हैं वो एक्चुअली टी लिम्फोसाइट्स में डेवलप होते हैं. बोन मैरो में जो टी स्टेम सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स में डेवलप होते हैं. बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स हैं वो मोनोसाइट्स में डेवलप होते हैं. लेकिन बोन मैरो में पाए जाने वाले जो स्टेम सेल्स हैं वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं होते. सो स्टेम सेल्स के बारे में ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा. सो जो टी सेल्स हैं ये एक्चुअली ओरिजिनेट होते हैं, पैदा होते हैं फ्रॉम द स्टेम सेल्स जो कि पाए जाते हैं इन दी बोन मैरो. और बोन मैरो में पैदा होने के बाद जो है ये स्टेम सेल्स माइग्रेशन करते हैं टू द थाइमस. जब बोन मैरो में इनकी प्रोडक्शन होती है सो ये जो टी सेल्स हैं ये माइग्रेट करते हैं कहां पर? थाइमस में. और थाइमस में ये एक्चुअली डेवलप होते हैं, मजबूत होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं और इनको एक प्रॉपर फंक्शन का पता चल जाता है, मतलब जवान हो जाते हैं. जबकि इनकी पैदाइश कहां पे होती है? स्टेम सेल्स ऑफ दी बोन मैरो में. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो टी सेल्स हैं ये जब डेवलप हो जाते हैं सो व्हाट दे डू, ये एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स. और ये टी सेल्स जो हैं ये मजीद आगे जाके डेवलप हो सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में. ये जो टी सेल्स हैं ये फिर मजीद डेवलप हो सकते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में, जिसको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स.
सो बोन मैरो में पैदा होने वाले टी सेल जब थाइमस में जाते हैं, वहां पर वो डेवलप होते हैं 4 किस्म के टी लिम्फोसाइट्स में, जिसमें जो पहला है दैट इज व्हाट साइटोटॉक्सिक टी सेल। नाउ साइटो मींस सेल, टॉक्सिक मींस खतरनाक है। सो ये एक्चुअली वो सेल्स हैं जो कि साइटोटॉक्सिसिटी को कॉज करते हैं, सेल को डैमेज करने में, सेल को तोड़ने में, सेल को खत्म करने में, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। सो एक्चुअली जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, व्हाट दे डू कि ये सिक्रीट करते हैं, खुद से निकालते हैं साइटोटॉक्सिन्स को, ऐसी प्रोटीन्स को जो कि एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगा। ये सिक्रीट करती हैं परफोरिन्स को, और परफोरिन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि किसी भी एंटीजन में या कोई भी इन्फेक्टेड सेल उसमें सुराखें कर देती है, जिसकी वजह से एंटीजन या इन्फेक्टेड सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके साथ साथ ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं जो कि साइटोटॉक्सिन और परफोरिन बना रहे हैं, ये एक्चुअली कैंसर और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। ये कैंसर और वायरस इन्फेक्टेड सेल, ना वायरस इन्फेक्टेड सेल एक्चुअली वो सेल होता है जिसमें वायरस आ चुका है, और वो वायरस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर चुका है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर चुका है, लेकिन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से वो नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे पास कौन है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं। ये कैसे काम करते हैं, इसका जो फुल मैकेनिज्म है स्टेप बाय स्टेप वो थर्ड पार्ट ऑफ बोर्ड में डिस्कस होगा। नाउ स्टूडेंट्स, जो टी सेल्स हैं वो साइटोटॉक्सिक के अलावा हेल्पर टी सेल्स में भी डेवलप होते हैं, और ये हेल्पर टी सेल्स एक्चुअली करते क्या है, ये एक्टिवेट करते हैं किन को, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को और बी सेल्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हेल्पर टी सेल है वो एक्चुअली एज अ ब्रिज काम करता है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए। सो जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और बी लिम्फोसाइट्स जो कि एंटीबॉडीज बनाती हैं उनको भी एक्टिवेट करने में हेल्प करती हैं। जो टी सेल्स हैं ये एक्चुअली सप्रेसर टी सेल्स में भी डेवलप होती हैं। सप्रेसर का मतलब दबा देना। सो ये एक्चुअली वो टी सेल्स हैं जो कि ऐसी प्रोटीन्स बनाएंगी जिनकी वजह से जो थाइमस है और बोन मैरो है, यहां पर टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन को कम किया जाएगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में जब वायरस अटैक करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स की जरूरत पड़ती है। जब वो एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है, सो फिर प्रोडक्शन हाउस जो है जहां पे टी सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहां पे मैसेज दिया जाता है कि अब एंटीजन खत्म हो चुका है, मजीद टी सेल्स की प्रोडक्शन ना करें। तो वो एक्चुअली मैसेज कौन देता है, वो सप्रेसर टी सेल देता है, जो कि शट डाउन करता है, बंद करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। कैसे? कि प्रोटीन्स बनाता है, और इसकी वजह से प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स, प्रोलिफरेशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स की प्रोडक्शन को भी ये रोकता है। सो जब तक सप्रेसर टी सेल्स की प्रोटीन्स बोन मैरो में जाती जाएंगी तब तक टी सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी। जैसे एंटीजन आएगा, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, और ये सप्रेसर टी सेल अपनी इन प्रोटीन्स की प्रोडक्शन को बंद करेगा, जिसकी वजह से टी सेल्स की प्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट होगी। उसके साथ साथ जो टी सेल्स हैं वो डेवलप होते हैं इनटू मेमोरी टी सेल। ना मेमोरी का मतलब क्या है? याददाश्त। सो डियर स्टूडेंट्स, जब एक एंटीजन किसी हमारी बॉडी पे अटैक करता है, सो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिवेट होता है और उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है। सो ये डिस्ट्रक्शन किन के जरिए होती है? बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। नाउ जब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सो कुछ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं मेमोरी टी सेल में, और ये मेमोरी टी सेल उस एंटीजन को याद रखते हैं, उस एंटीजन को याद रखते हैं। सो अगर बरसों बाद भी, हफ्तों बाद, दिनों बाद, काफी साल बाद अगर वो एंटीजन दोबारा अटैक करता है, तो ये मेमोरी टी सेल्स तो चूंकि उसको उस पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसको याद कर चुके हैं, सो ये मेमोरी टी सेल्स जैसे ही
उन पुराने एंटीजन्स के साथ बाइंड होता है, ये चेंज हो जाते हैं साइटोटॉक्सिक में और उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसके लिए बिल्कुल शुरू का स्टेप नहीं होता बल्कि डायरेक्टली मेमोरी टी सेल्स चूंकि उसको याद रखते हैं, सो डायरेक्टली साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट ऑफ द बोर्ड में हमने ये पढ़ा कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें मोनोसाइट्स इन्वॉल्व हैं, उनमें टी सेल्स इन्वॉल्व हैं। मोनोसाइट्स क्या है और टी सेल्स क्या है, इनकी डिटेल्स आपके पास आ गई है। और टी सेल्स एक्चुअली साइटोटॉक्सिक हो सकते हैं, हेल्पर हो सकते हैं, सप्रेसर हो सकते हैं और मेमोरी हो सकते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? जब एक एंटीजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करेगा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करेगा, तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कैसे काम करेगा, ये मैक्रोफेजेस, ये मोनोसाइट्स, ये तमाम के तमाम सेल कैसे काम करेंगे। सो इसके जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसके लिए हम जाते हैं टू द थर्ड पार्ट ऑफ द बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट ऑफ द बोर्ड में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स किस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजरकर एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है। तो याद ये रखना है कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स एक्चुअली शुरू होगा कहां से? फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेज। जो मैक्रोफेज है, व्हाट इट विल डज, कि मैक्रोफेज की बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं और उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज द सेल्फ प्रोटीन्स। ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि मैक्रोफेज की अपनी है, ये उसका अपना खुद है, उसका अपना वजूद है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैक्रोफेज को कोई माइक्रोब मिलेगा, कोई एंटीजन मिलेगा, सो ये मैक्रोफेज उस एंटीजन को पकड़कर अपनी बॉडी में लाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, जिसकी वजह से ये जो माइक्रोब है ये छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा। अब इनमें से कुछ जो पीसेस होते हैं, कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं, वो एक्चुअली क्या कहलाती हैं? वो एंटीजन कहलाती हैं। और ये एंटीजन क्या है? दिस इज नॉन सेल्फ, ये मैक्रोफेज के वजूद का हिस्सा नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के बाद मैक्रोफेज क्या करेगा? मैक्रोफेज ये जो एंटीजन्स हैं जिनको मैंने ट्रायंगुलर शेप से शो किए हैं, एक्चुअली ये जो एंटीजन्स हैं इनको ये सेल्फ प्रोटीन्स, जो ये सेल्फ प्रोटीन्स हैं, ये सेल्फ प्रोटीन्स उस एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी और ये सेल्फ प्रोटीन्स मैक्रोफेज की सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलकर खुद को एक्सप्रेस करेंगी और अपने साथ उन्होंने क्या किया होगा? उस एंटीजन को अटैच किया होगा, जिसकी वजह से बनेगा क्या? सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स बनेगा। जो ये ब्लू है ये एक्चुअली क्या है? सेल्फ है। जो रेड है दिस इज नॉन सेल्फ। सो मैक्रोफेज ने क्या किया? सेल्फ और नॉन सेल्फ को कंबाइन किया और अपनी मेम्ब्रेन के ऊपर उनको जाहिर कर दिया। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं कि भाई कोई आपके पास किला है, क्लियर हुआ, और उस किले पे कोई हमला करता है, कोई 2-3 बंदे आते हैं, हमला करता है। सो कोई एक सिपाही अगर उस बंदे को पकड़ लेता है, पकड़ या उसको देख लेता है, सो वो किले में कोई हॉर्न बजाता है या ड्रम बजाता है ताकि किले में मौजूद जितने सिपाही हैं उनको पता चल सके, सो उनको इंडिकेशन देगा। इसी तरह मैक्रोफेज भी करता है कि जब उसको एंटीजन मिला, सो उस एंटीजन को खत्म करने के बाद उसको अपनी मेम्ब्रेन के ऊपर जाहिर कर देता है ताकि फुल इम्यून सिस्टम को पता चल सके कि अटैक हो गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस सेल को हम क्या बोलेंगे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये वो सेल है जो कि एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है तमाम इम्यून सिस्टम को। सो व्हाट वुड हैपन? जैसे ही ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपनी मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन्स को एक्सप्रेस करेगा, सो इन एंटीजन्स के वजह से क्या होगा? जो हेल्पर टी सेल है वो एक्टिवेट होगा और वो बाइंड करेगा किसके साथ? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो जब बाइंड करता है विद हेल्पर टी सेल, सो हेल्पर टी सेल और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे जिनको हम
इंटरल्यूकिन्स बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरल्यूकिन्स। और फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड में हमने बात की थी साइटोकाइंस की, जो कि इंटरल्यूकिन्स है। सो ये हेल्पर टी सेल क्या करेगा, इंटरल्यूकिन्स बनाएगा, जिसकी वजह से बी सेल भी एक्टिवेट हो सकता है। अब जो बी सेल है ये एक्चुअली ह्यूमोरल रिस्पॉन्स है। सो इस हेल्पर टी सेल की वजह से, इंटरल्यूकिन्स की वजह से बी सेल एक्टिवेट होगा और बी सेल क्या बनाएगा, ये वाई शेप एंटीबॉडीज बनाएगा। ये क्या बनाएगा, वाई शेप एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज कैसे काम करती हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे। साथ साथ में ये जो इंटरल्यूकिन्स है, ये जो इंटरल्यूकिन्स है, ये हेल्पर टी सेल की प्रोडक्शन में भी इंक्रीज करती हैं। ये जो इंटरल्यूकिन्स है, इसकी वजह से हेल्पर टी सेल की प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ जो इंटरल्यूकिन्स हैं वो एक्चुअली क्या करेंगी, वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेल्पर टी सेल 3 फंक्शन कर रहा है। एक तो वो बी सेल को एक्टिवेट कर रहा है, दूसरा अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, और तीसरा वो एक्टिवेट करता है किसको, साइटोटॉक्सिक टी सेल को। कैसे, बिकॉज ऑफ इंटरल्यूकिन्स। क्योंकि इंटरल्यूकिन्स हमारी बॉडी में नॉर्मली नहीं बनती, ये तभी बनती है जब हेल्पर टी सेल को कोई एंटीजन मिलता है, जिसको प्रेजेंट किसने किया है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने किया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, व्हाट इट विल डज, इस साइटोटॉक्सिक टी सेल के अंदर क्या मौजूद होंगी, ये जो रेड डॉट्स जिसके ब्लैक सर्कल्स में लगा रहा हूं, ये एक्चुअली क्या है, दीज आर व्हाट, दीज आर परफोरिन्स। दीज आर व्हाट, दीज आर परफोरिन्स। ये प्रोटीन्स हैं जो कि एंटीजन में सुराखें कर देती हैं। सो ये परफोरिन्स निकलेंगी, एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी और उसको तोड़ेंगी। अब कैसे तोड़ती हैं कि एक्चुअली जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये कर क्या सकता है कि ये परफोरिन्स को ब्लड में डालेगा। वो ब्लड में जो इतने भी एंटीजन्स होंगे वो उनके साथ बाइंड करेगा और उसको किल करेगा। साथ साथ में अगर कोई एक सेल है जो कि इन्फेक्टेड है बाय द वायरस, यहां पे एज एग्जांपल हम वायरस इन्फेक्टेड सेल की ले रहे हैं, ये आपके पास क्या हुआ, इट इज व्हाट, वायरस इन्फेक्टेड सेल। अगर कोई सेल है जिसको वायरस ने इन्फेक्ट किया है, बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है, सो व्हाट वुड हैपन कि वो इन्फेक्टेड सेल जो है उस एंटीजन को अपनी मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस करेगा, ताकि इम्यून सिस्टम को पता चल सके कि मुझ पे अटैक हुआ है, मेरी हेल्प करें, मेरी क्या करें, हेल्प करें। सो अब 2 बातें हैं, या तो आपके पास जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है वो ऐसी प्रोटीन्स बनाएगा जिसकी वजह से सेल से बाहर जो एंटीजन्स उनको किल करेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि इस सेल को चूंकि बीमारी लग चुकी है, यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहे हैं, सो अच्छी बात यह होगी कि इस सेल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इसकी एपोप्टोसिस कर दी जाए, ताकि सेल तो डैमेज हो जाएगा लेकिन उसमें मौजूद जो एंटीजन है वो भी खत्म होगा। सो व्हाट वुड हैपन कि जो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है ये एंटीजन को एक्सप्रेस करेगा अपनी सरफेस के ऊपर। अब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो जैसे ही इस वायरस इन्फेक्टेड सेल या कोई भी इन्फेक्टेड सेल की उस एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, सो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्चुअली सेल्फ और नॉन सेल्फ का कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसकी वजह से साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इन परफोरिन्स को खुद से बाहर निकालेगा, और ये जो परफोरिन्स हैं ये एक्चुअली क्या करेंगी, ये परफोरिन्स सेल में सुराखें कर देंगी, जो वो इन्फेक्टेड सेल है उसमें सुराखें कर देंगी। जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है कि ये जो परफोरिन्स हैं इस सेल के ऊपर घूम गई हैं, सर्कल की फॉर्म में आ गई हैं, जिसकी वजह से इस इन्फेक्टेड सेल में क्या होगी, सुराखें पैदा होंगी, और ये सेल क्या होगा, ये फटेगा। फटने के साथ क्या होगा, जो वायरसेस हैं वो बाहर निकलेंगे, जैसे बाहर निकलेंगे तो उनकी ब्रेकडाउन कर दी जाएगी, या फिर इसी वायरस इन्फेक्टेड सेल को इस बर्स्टिंग के नतीजे में इसके अंदर मौजूद जितने वायरसेस हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये परफोरिन्स आ रही हैं, जो ये सर्कल की फॉर्म में अटैच हो रही हैं और उसमें सुराखें कर रही हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। कैसे इन्वॉल्व होता है
क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में पीछे हमने पढ़ा था कि एक प्रोटीन को दूसरी प्रोटीन पहचानती है, दूसरी को तीसरी, और तरतीबवार प्रोटीन्स एक्टिवेट होती जाती हैं और वो प्रोटीन सेल की सराउंड करती हैं और उसमें सुराखें पैदा कर देती हैं। सो इस तरीके से सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी को मिलता है, जो कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा है। और इसमें कौन इन्वॉल्व है, यहां पर डायग्राम में जो हमने शो किया है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है और हेल्पर टी सेल्स हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कुछ जो टी सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स, वो डेवलप होंगे इनटू मेमोरी टी सेल्स, और कुछ सप्रेसर आएंगे। सप्रेसर टी सेल्स क्या करेंगे कि जब एंटीजन फुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सो सप्रेसर टी सेल कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाएंगे जो कि बोन मैरो में मौजूद स्टेम सेल्स को मैसेज देंगी कि मोनोसाइट्स की मजीद प्रोडक्शन ना करें और टी लिम्फोसाइट्स की मजीद प्रोडक्शन ना करें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बट सिंपल। अगर आप लोग डायग्राम नहीं बना सकते तो सिंपल आप लोगों को याद क्या रखना है कि हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो एंटीजन को प्रेजेंट करेगा किसके लिए, टू हेल्पर टी सेल। अब हेल्पर टी सेल्स क्या करेंगे, क्या हेल्पर टी सेल एक्टिवेट करेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, साथ में ये एक्टिवेट कर सकते हैं किनको, बी सेल्स को, बट बी सेल एक्चुअली ह्यूमोरल रिस्पॉन्स का हिस्सा है। नाउ ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस व्हाट, साइटोटॉक्सिसिटी। ये साइटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे, या हम कह सकते हैं ये परफोरिन्स बनाएंगी, और वो परफोरिन्स क्या करेंगी, वो एक्चुअली किसी भी इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी। सो सिंपल आप इनको भी याद रख सकते हैं, लेकिन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के लिए कुछ सेंटेंसेस आपको लिखने होंगे। सो इस लेक्चर को आप बार बार सुने ताकि ये जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर हो सके। सो डियर नेक्स्ट लेक्चर में हम बी सेल्स कैसे काम करते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कैसे काम करता है, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, इसकी डिटेल में जाएंगे। सो तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।